Good morning, everybody. Income tax, CA Inter 1, क्लास 3. लास्ट 2 क्लासेस में अपन ने पढ़ा डिपार्टमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करता है. कैसे कलेक्ट करता है डिपार्टमेंट टैक्स? या तो वो आपसे क्या एडवांस टैक्स भरवाएगा, या टीडीएस कटवाएगा, या क्या था सेल्फ असेसमेंट. आप खुद से टैक्स भर दो. अगर आपने मेरा टीडीएस काटना था भूल गए तो मैं खुद जाके टैक्स जमा करा दूं तो सरकार का इसमें क्या लॉस है? सेल्फ असेसमेंट से मैं टैक्स जमा करा दूं. आप मुझे फोन करते हो सर गलती से मैंने आपको पेमेंट ज्यादा दे दी, अब मेरे को सरकार सूली टांगेगी, सर आप देखो प्लीज मैं फंस जाऊंगा, मेरे को पेनल्टी, और तो मैं खुद जाके जमा करा दूं तो सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सेल्फ असेसमेंट 140 ये कहता था कि बंदे को जो एडवांस टैक्स है, जो उसका टीडीएस एडजस्ट करके टैक्स जो भी बनता है भरना पड़ेगा रिटर्न से पहले, तो रिटर्न फाइल होगी, वरना रिटर्न फाइल नहीं होगी. चलो 192 सैलरी का. सैलरी में क्या पड़ा? स्लैब रेट से न्यू रजीम ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्लैब रेट से टीडीएस बनता है कटेगा. आप मालिक को बता दो, क्या क्या बताना आपने कि मेरे को 80C मिल रही है जी, घर में कोई हैंडीकैप्ट है 80DD मिल रही है, सर मेरी अदर सोर्सेज की इनकम ये है, बताना है बता दो, नहीं बताना आपकी चॉइस, ना बताओ. कोई और हेड की इनकम बतानी है तो मालिक कहेगा मेरे को क्या जोड़ लूंगा, टीडीएस ज्यादा काट लूंगा. ना बताओ आपकी मर्जी. लॉस बताना है तो सिर्फ कौन सा बताना है? लॉस, हाउस प्रॉपर्टी. कोई और लॉस इग्नोर कर देगा, वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट करेगा, और वो भी किसमें? ओल्ड रजीम. ऑप्शनल रजीम, न्यू रजीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी दूसरे हेड से नहीं कटता, लेकिन ऑप्शनल रजीम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से भी कट जाएगा. बता दो. न्यू रजीम ऑप्ट किया तो बताने की जरूरत नहीं. और ये आपको ऑप्शन आपको बताना है, सर मैं ओल्ड रजीम ऑप्ट कर रहा हूं कि नहीं बताओगे तो ऑप्शनल रजीम से, वो डिफॉल्ट रजीम के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस काट लेगा. टीडीएस के ऊपर सरचार्ज एजुकेशन भी लगेगा क्या? सैलरी में जो टीडीएस कटता है उस पर सरचार्ज एजुकेशन सेस लगता है? बिल्कुल बिल्कुल. स्लैब रेट है, स्लैब रेट है, 50 लाख से ऊपर हो तो सरचार्ज भी होगा, और एजुकेशन तो टैक्स है तो 4% होगा. सैलरी में पढ़ा था. टीडीएस कैसे काटता है? मालिक कहेगा बता भैया डिडक्शन तेरी बता, बाकी है अगर बताने हैं तेरी मर्जी. लॉस बताना है तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट करके टैक्स बनाएगा स्लैब रेट से. जितना टैक्स बनेगा उसको 12 से डिवाइड करेगा, हर महीने टीडीएस काट लेगा. क्वेश्चन किए थे, क्लियर? टीडीएस 12 से डिवाइड, नौकरी 6 महीने है तो 6 से डिवाइड करके टीडीएस काट लेगा. अगर पहले उसने टीडीएस क्या काटा? कम. बीच में आके आपकी सैलरी बदल गई तो क्या होगा? कोई बात नहीं, आगे से टीडीएस ठीक कर लेगा. वो करेगा कि पहले आपकी सैलरी के हिसाब से उसने टीडीएस काटा 5,000 रुपये महीना, 5 महीने 5,000 रुपये महीना, 25,000 रुपये काटता रहा मालिक. उसके बाद उसे आइडिया हुआ कि आपकी सैलरी बदल गई, आपकी इनकम का कैलकुलेशन बदल गया. उस हिसाब से वो साल का टैक्स दोबारा बनाएगा. पहले 60,000 का आइडिया था, 12 से डिवाइड करके 5,000 रुपये काट रहा था. अब उसको आइडिया लगा कि नहीं 5,000 नहीं, 60,000 नहीं, इसका तो टैक्स 90 बनेगा. 90 माइनस 25 पहले टीडीएस काट चुका है, बचा कितना? 65 डिवाइडेड बाय महीने कितने बचे? 7 डिवाइड करके अब से टीडीएस बदल के काट लेगा. समझे? 2 जगह नौकरी करते हो तो क्या होगा? हाँ जी युक्ता बताएंगी. मॉर्निंग इवनिंग 2 शिफ्ट. एक एम्प्लॉयर को दूसरे एम्प्लॉयर की सैलरी की डिटेल दे दो ताकि एक आदमी ही आपका टीडीएस काट पाए. क्यों? क्योंकि दोनों आदमी 2.5 लाख या 3-3 लाख माफ करें तो वो ठीक नहीं है ना. एक आदमी को दूसरे एम्प्लॉयर की सैलरी की डिटेल दे देनी चाहिए. साल में आप पहले भी कहीं नौकरी करके छोड़ के आए हो, अब आप दूसरी जगह आए हो, तो अब वाले को क्या पता आपकी साल की इनकम क्या है? तो उसे पिछले एम्प्लॉयर की इस साल की जितनी सैलरी मिली डिटेल दे दो ताकि वो और अब की जो मिलेगी जोड़ के टैक्स बना के डिवाइडेड बाय जितने महीने बचे हैं वो टीडीएस काट ले. फॉर्म कौन सा? जी आप बताएंगी. फॉर्म कौन सा मिलता है जब टीडीएस काटता है मालिक? आपको फॉर्म कौन सा देता है सबूत के तौर पे?
फॉर्म 16, ठीक है ना, फॉर्म 16। वो तो ज्यादा सैलरी हो तो 12 BA भी है, वैसे 16 ही देते हैं लोग, और बाकी चीजों में 16A चलता है। चलो पढ़ा। 192A क्या था कि अगर आपको आरपीएफ से पैसा मिलता है, आरपीएफ समझ गए, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। वैसे तो आपको याद होगा सैलरी का चैप्टर, आरपीएफ में रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स माफ है, लेकिन एक रूल ये था कि अगर 5 साल से पहले ही पैसा मिल गया, आप रिटायर हो गए या नौकरी छोड़ गए, तो जो पैसा मिलेगा वो माफ नहीं होगा। माफ है अगर किसी मिस हैपनिंग की वजह से नौकरी छोड़ गया, मतलब प्री मेच्योर टर्मिनेशन इसलिए हुई, मालिक की दुकान बंद होगी, तो भी माफ है, चाहे 5 से कम साल पहले ही आरपीएफ का पैसा मिला है। अगर माफ नहीं है तो 192 कहता है इस पे भी क्या है, टीडीएस कटेगा। 192A ये रहा, अगर आपने टाइम से पहले आरपीएफ का पैसा निकलवा लिया तो सेक्शन 192 कहता है कि अगर वो माफ है तो छोड़ो, एग्जाम्प्ट है तो, अगर एग्जाम्प्ट नहीं है कंडीशंस के अकॉर्डिंग और वो अमाउंट 50,000 से कम नहीं है, अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, तो कितना टीडीएस काटा जाए एम्प्लॉय का, 10%। और अगर पैन नहीं प्रोवाइड करता तो कितना, 20%। क्लियर। आरपीएफ का पैसा मिल रहा है 4.5 लाख और ये माफ नहीं है क्योंकि आपने प्री मैच्योर टर्मिनेशन ले ली 5 साल से पहले, कोई मालिक की दुकान बंद होना या हैंडीकैप्ड हो जाना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, तो भैया जो पैसा मिला उस पर टीडीएस कटेगा 10%। पैन नहीं देता एम्प्लॉय तो कितना काट लो टीडीएस, 20%। वैसे नीचे नोट दे दिया 5 साल से पहले नौकरी छोड़ेगा ना तो टीडीएस, हाँ बीमार है, बेड पे चला गया है, हैंडीकैप्ड हो गया है, मालिक की दुकान बंद होगी, दैट्स वाई आपको नौकरी छोड़नी पड़ी बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, तो माफ है। माफ है तो टीडीएस का सवाल नहीं। 192 कम आता है एग्जाम में, लेकिन ठीक है पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, मतलब कम आता है एग्जाम में, हो जाएगा 192। चले आगे, ये देखो बंदे को 70 साल की उम्र है, 6 लाख रुपए मिला है, सीनियर सिटीजन है ये, और सैलरी इसको एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी इसकी कितनी बनती है, 31,200, ठीक। और कहता है सैलरी की 192 के अकॉर्डिंग 31,200 को 12 से डिवाइड करके मालिक हर महीने कितना काट लेगा, करना 31,200 को 12 से डिवाइड 26। आपके साल की 6 लाख बनती है, पर तुम सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख माफ ऑप्शनल स्कीम में, बाकी पे बना लो। जो टैक्स बनेगा 10,000 एक हो जाएगा, 1 लाख रुपए पे 20,000 एक हो जाएगा, 30,000, 4% एजुकेशन 31,200 डिवाइडेड बाय 12, हर महीने 2,600 रुपए मालिक काट लेगा। ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम का भी एक क्वेश्चन था ये वाला, पढ़ लिया होगा। अब आ जाओ आगे, डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सेक्शन 193, सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी क्या कहता है, हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होता है, यही डिवेंचर या सरकार के बॉन्ड। मैंने कुणाल को लोन दे दिया, कुणाल ये लो तुम्हें जरूरत है पैसे की, ये लो 10 लाख रुपए, कुणाल मेरे को 8% इंटरेस्ट दे रहा है साल का 80,000, क्या ये कोई सिक्योरिटी है ना, ये सिक्योरिटी थोड़ी है, ठीक है इंटरेस्टल लोन है, तो इसका सेक्शन 194A अलग है। टीडीएस कौन सा, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे तो सेक्शन 193 है, इस पे 194A लगेगा। कौन सा लगेगा, 194A, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 193 में, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे 194A।
क्या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिबेंचर या बॉन्ड का इंटरेस्ट अगर आपको आता है तो कंपनी वाले आपका टीडीएस कितना काटेंगे? 10%। पैन नहीं दोगे तो कितना काट लेंगे? 20%। क्लियर? मेरे को एक कंपनी से 7,000 रुपये इंटरेस्ट आना था, मैंने डिवेंचर खरीदे हुए हैं, तो कंपनी वाले 7,000 नहीं देंगे, 10% टीडीएस काट के 6300 देंगे। 700 रुपये कहां जमा करवा देंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑनलाइन पे कर देंगे मेरे पैन नंबर पे। मुझे सबूत के तौर पे कंपनी क्या देगी? फॉर्म 16A, ये ले सुमित, हमने तेरा टीडीएस काटा। समझ आया? तो ये क्या है, पेई को इंटरेस्ट मिलता है, रेजिडेंट पेई को। नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन 195 है जो कि सिलेबस में नहीं है। नॉन रेजिडेंट की पेमेंट होती है तो उसके लिए सेक्शन 195 है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 195 जो कि सिलेबस में नहीं है। यानी ये सेक्शन 193 तो रेजिडेंट की पेमेंट का है, नॉन रेजिडेंट का तो 195। सैलरी किसी को भी हो सब पे लगता था 192, सैलरी किसी की भी पेड हो 192 सब पे लगता है। आगे चलो, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिवेंचर, बॉन्ड एटसेट्रा। आगे देखो, रेट ऑफ टीडीएस, कितना टीडीएस का रेट है? 10%। चाहे आप इन्वेस्ट करने वाले कंपनी हो, फर्म हो, कोई भी हो। सुनो, रिलायंस में पैसा विप्रो ने लगा दिया, रिलायंस विप्रो को इंटरेस्ट दे रही है 2 लाख रुपए, 2 लाख पे रिलायंस कितना टीडीएस काटेगी विप्रो का? 10%, 20,000। क्लियर? बोलो, टीडीएस काटेगी ऐसे। यानी इंडिविजुअल को इंटरेस्ट आए डिवेंचर पे, बॉन्ड पे, या कंपनी को आए या फर्म को आए, सब पे टीडीएस का रूल एक ही है। कितने परसेंट? 10% काट के आएगा। और अगर आप पैन नहीं देते तो टीडीएस सामने वाली कंपनी कितना काट लेगी? 20%। इसलिए ये गलती मत करना कि टीडीएस ज्यादा कट जाए। टीडीएस कितना कटे? 10%। आगे चलो, 20 में फंस जाओगे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपने पैन नंबर ना दिया ना, एक तो टीडीएस 20% कट गया आपका, दूसरा उसका रिफंड कैसे लोगे? क्योंकि वो सामने वाला डिडक्टर वो पैन नंबर भरे बिना ही टीडीएस जमा करा देगा। तो आप कल को रिफंड क्लेम करोगे तो सरकार कहेगी कहां है तेरा, तो टीडीएस आया ही नहीं, कटा ही नहीं। आपको जी मैंने तब पैन नहीं दिया था, कैसे प्रूव करते फिरोगे? कंप्यूटर है उसे समझाओगे कैसे? पहले हम मैनुअली रिटर्ने जाती थी जब, तो ऑफिसर को समझा लेते थे, फॉर्म 16 सबूत में दे देते थे, लो जी देखो मेरा टीडीएस कटा। लेकिन अब कंप्यूटर ये भाषा नहीं समझता, सर मेरे पास पैन नहीं था, बहन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए पैन नंबर हमेशा लेके रखो, सामने वाला टीडीएस काटने लगे तो उसे पैन नंबर जरूर से दे देना, 10% टीडीएस काटेगा। ठीक। एग्जम्पशन, एग्जम्पशन मतलब टीडीएस नहीं कटेगा कब? जब एक कंपनी या अदर सोर्सेज में भी आया था, एक कंपनी रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को, किसको? रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट देती है, वो भी कैसे? अकाउंट पे ही, चेक से। तो 5,000 तक के अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा। 5100 हो गया तो 510 रुपए टीडीएस कटेगा, याद रखना। इफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 5,000, नो टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड बाय कंपनी इफ अमाउंट हैज बीन पेड टू रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ बाय अकाउंट पे ही, चेक। क्या सही है? 4,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या 400 रुपए का टीडीएस काटोगे? 2,000 रुपए का इंटरेस्ट पे हो रहा है, क्या 200 रुपए काटोगे? छोड़ो ना काटो, 5,000। वैसे मैं बताऊं सही में, आजकल जितनी भी कंपनीज है ना, वो उनके सॉफ्टवेयर में क्या फीडिंग कर रखे है, रेखा काटते जाओ 10%। मान लो कुणाल को 3500 रुपए ब्याज मिला है, 350 इसका भी टीडीएस काट दिया कंपनी ने। ये कहता भाई साहब टैक्स मैंने भी पढ़ा है, टीडीएस बनता ही नहीं, 5,000 तक माफ है। कंपनी कहती भाई जी क्यों बवाल मचा रहे हो यार, ले लेना यार टीडीएस का क्लेम, रिटर्न भर के रिफंड ले लेना। हाँ, कहते यार हमारे दिक्कत हो जाती, किस पे टीडीएस काटते किस पे नहीं, हम तो धड़ाधड़ सारे पे टीडीएस काट लेते हैं। 20 रुपए दिए तो भी 2 रुपए काट लिए हमारे सॉफ्टवेयर ने, तो समझ गए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, सॉफ्टवेयर में फीडिंग ये भी हो सकती है कि अप टू 5,000 है, ना काटेगा वो, बहुत स्मार्ट वर्क आजकल।
लेकिन अगर कट भी गया है तो आपको यही समझाएगा सामने वाला, भैया कोई बात नहीं, ये लो, हमने थोड़ी खाया, ये लो 16A फॉर्म टीडीएस तेरा जमा करा दिया है, कल को तेरे 26AS फॉर्म में देख ले दिखेगा, ठीक है, रिफंड ले ले। पर बात ये काटा क्यों? रिफंड लेना आसान है क्या? मैंने रिटर्न ना भरनी हो तो? मान लो बंदा कहता है जी मेरी इनकम लिमिट से नीचे है, मैं रिटर्न ही नहीं भर रहा, और रिटर्न भरने की फीस क्यों दूं मैं किसी को रिफंड लेने के चक्कर में? तो टीडीएस काटना नहीं चाहिए। अब बैंक वाले हैं, बैंक का रूल आएगा आगे 194A, 40,000 रुपए से कम का इंटरेस्ट है तो बैंक टीडीएस नहीं काटता। 40,000 रुपए से कम है सारी ब्रांचों का जोड़ के, मान लो स्टेट बैंक की 3 ब्रांचों में मेरे को 20 आ रहा है, 60 पे टीडीएस कटेगा, मिला जुला के 40 से ऊपर। अब मान लो ऋषभ को इंटरेस्ट आ रहा है 15,000, बैंक वालों ने टीडीएस काट दिया 1,500 रुपए, ये कहते हैं यार ये तो गलत बात है, मेरे को 15,000 पूरे दे दो, मेरा ऐसे ही टीडीएस काट दिया, मैं रिटर्न भरूंगा फिर रिफंड लूंगा सरकार से, ना ही कटे तो अच्छा, बाद में लेने आसान थोड़ी है, समझ गए? तो आप बैंक को ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, क्यों काट रहे हो टीडीएस, मेरा बनता नहीं। चलो क्या कहता है, अगर वाइडली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है? इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। नॉर्मली ये कंपनियां कौन सी हैं? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनियां कौन सी होती है? क्लॉजली है। ऑल पब्लिक कंपनीज आर कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड का दूसरा नाम ही तो वाइडली हेल्ड कंपनी है। तो आम पब्लिक कंपनी में पैसा जनता का लगा है, या चैरिटेबल या चिट फंड टाइप का काम करने वाली कंपनी, वो सब वाइडली हेल्ड होती हैं। और इस तरह की कंपनी को आजादी है, 5,000 तक का इंटरेस्ट अकाउंट पे चेक से रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को दे रहे हैं तो टीडीएस ना काटो, फर्म कंपनी को दे रहे हैं तो टीडीएस काटना है। पार्टनरशिप फर्म कंपनी को 3,000 रुपए दे रहे हो तो भी 300 काटो, 1,000 दे रहे हो तो भी 100 काटो, सही है ना? क्योंकि कंपनी को तो मिला 100 रुपया भी टैक्सेबल है, इंडिविजुअल एचयूएफ को 2.5 लाख माफ होते हैं, न्यू रिजीम में 3 लाख, लेकिन कंपनी फर्म को तो 10 रुपए भी कमाए तो भी 3 रुपए का टैक्स है, उनको तो टैक्स लगना ही लगना है, इसलिए उनको 5,000 वाले रूल में रिलैक्सेशन नहीं दी गई, उनका टीडीएस 3,000 पेमेंट है तो भी काटना है। नेक्स्ट, अगर प्राइवेट कंपनी दे रही है इंटरेस्ट वो काटेगी टीडीएस। कौन सी कंपनी बख्शी है? इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आपने खरीद ली तो सरकार टीडीएस नहीं काटती। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा, पर घर में पूरे पैसे आ जाएंगे। मान लो मैंने हरियाणा गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए 3 लाख के, जिसका इंटरेस्ट आ रहा है मुझे 12%, 3 लाख का 12% 36,000, मेरे घर में क्या आ जाएगा? पूरा 36,000। सरकार टीडीएस नहीं काटेगी, इनकम में जोड़ लूंगा 36। लेकिन एक्सेप्शन, सरकार के ये जो 8% या 7.5% वाले सेविंग बॉन्ड्स हैं 2003 या 18 में इश्यू हुए, इन पे 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट हो तो सरकार टीडीएस काटती है। यानी एक्सेप्शन है। कौन सा? 8% या 7.75% जो सेविंग बॉन्ड हैं, टैक्सेबल बॉन्ड, इनमें 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट आए तो 10% सरकार टीडीएस काट लेगी। मतलब इन पे 15,000 आया तो 1,500 कटेगा, 8,000 आया पूरे घर में आ जाएंगे 8। लेकिन अगर ये स्पेशल मेंशन नहीं है 8% और 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड गवर्नमेंट के, तो बस गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई भी हो उसके इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा, पूरे पैसे घर आ जाएंगे। ये कहां पड़ा हुआ लग रहा है ना? ये चीज कहां? अदर सोर्सेज में आता है ये कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं कटता, इसलिए ग्रॉसिंग अप की कोई जरूरत नहीं होती। पेपर में लिखा है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट बॉन्ड 9700 रुपए या 8800 रुपए, जितने भी लिखे हो टीडीएस नहीं कटता। 9,000 रुपए लिखे टीडीएस नहीं, 18 लिखे कोई टीडीएस नहीं, 18 ग्रोस है वो। 7 साल के एनएससी 4th इश्यू, ये एनएससी का ब्याज लग लग के एक दिन बढ़ के मिलता है ना, पूरा मिलेगा टीडीएस काटे बिना। आज लाख रुपए डाले लगभग डबल हो जाता है। 4th इश्यू एनएससी में
कोई टीडीएस नहीं कटेगा, पूरा ब्याज घर आ जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल डिफेंस बॉन्ड है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को नेशनल डिफेंस बॉन्ड पे इंटरेस्ट आता है, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट आता है, गोल्ड बॉन्ड पे इंटरेस्ट आता है 10,000 तक का। गोल्ड बॉन्ड पे रूल है 10,000 तक का इंटरेस्ट आता है गोल्ड बॉन्ड पे। आप गोल्ड में ना लगाओ पैसा। कई लोग गोल्ड में क्यों लगाते हैं? गोल्ड महंगा होगा, इन्वेस्टमेंट पर्पज लगाते हैं ना। उन लोगों को सरकार रिक्वेस्ट करती है, यार गोल्ड संभालना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है। अभी 4 दिन पहले सिरसा में एक लेडी की चेन ले गया ना कोई, उखाड़ के खींच के गले से, सिरसा मंदिर के बाहर। हाँ हुआ ना केस। हाँ, अपने इंस्टीट्यूट पे एक लड़की का मोबाइल खींच के ले गया कोई। अभी जब मैं गया था उससे 1 दिन पहले की बात है। वो फोन सुन के, वो ऊपर टेली वाले इंस्टीट्यूट की गर्ल थी, कोई गांव से आती थी बेचारी, वो फोन करते हुए बाहर इंस्टीट्यूट से निकली आगे तक, काफी आगे तक। तो कोई बाइक पे जा रहे थे 3 लोग, ना नंबर था बाइक पे ना कुछ, वो लपेटा हुआ था कपड़ा मुंह पे तीनों ने। जाते जाते उनका तो शिकार बनना ही था, कोई होता चाहिए। वो उसको क्या पता कौन जा रहा है वहां, फोन सुनते खींच के चलते बने। वो तो बाई चांस फोन ही सस्ता था, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान तो है ही है। और बंदे को फील भी होता है भी, कल को चेन होती गले में वो खींच जाते हो। हमने 112 पे ऊपर वाले जो स्टाफ है उन्होंने फोन मारा, 2 गाड़ियां 2 जीप भर के पुलिस वाले आ गए, 2-3 बाइक पे आ गए कि भाई घेर के पकड़ेंगे जो ले गया है। मैं तो हैरान ही रह गया, भाई एक फोन मारती इतनी पुलिस आ गई। वो घूमते रहे 1 घंटा इधर उधर, कभी कौन सा सीसीटीवी, कभी कौन सा सीसीटीवी। ऊपर से हमें कहते रहे आपने 20 मिनट हो गए, 25 मिनट लेट हो गए आप, अब आपने फोन किया उसी वक्त करना चाहिए था। वो कौन सा बैठे थे वहां जो चेन ले गए, वो तो पता नहीं कहां से कहां लिए। तो चलो रिकॉर्डिंग वो ले गए, पर उसमें आया नहीं कुछ क्योंकि नंबर प्लेट नहीं थी और मास्क वैसे ही लगाए हुए थे उन्होंने, क्या पता लगा। और समझा उड़ गए कि यार इंस्टीट्यूट से निकल के आपको फोन सुनना ही नहीं चाहिए। वो तो यही ताकि हम भी परेशान आप भी परेशान। चलो, वैसे जान का खतरा है आजकल गोल्ड। ऐसा केस हुआ बिहार यूपी साइड, तो ट्रेन में बैठा है ना, इस तरह गोल्ड की रिंग डाल ली है, कोई ऐसे बैठा है ट्रेन में, हाथ कट, रिंग के चक्कर में उंगली गई। ऐसी करते हैं वहां बंदे की, बोलो रिंग तो जानी जानी है, उंगली उंगली भी। ये हाल है वहां पे। तो इसलिए जान का ही खतरा हो गया आजकल। गोल्ड डाल के भी क्या करेगा कोई, मान के चलो। तो आर्टिफिशियल भी डाल के खतरा है, उनको तो नहीं पता, वो खींचने वालों को तो नहीं पता आर्टिफिशियल है। तो इसलिए वैसे चलो शौक है उसका, तो कोई सब्सिट्यूट नहीं है जिसे गोल्ड डालने का शौक है। अदरवाइज बड़ी दुनिया गोल्ड इसलिए लेती है, गोल्ड महंगा होगा, उसकी बजाय आप गोल्ड बॉन्ड में लगा लो ना। गोल्ड बॉन्ड उसी हिसाब से महंगे होंगे जैसे क्या होगा गोल्ड, आपका पर्पस हो। लेकिन फिर भी मैंने बताया था गोल्ड बॉन्ड में क्यों नहीं लगाते लोग पैसा। गोल्ड की बजाय गोल्ड बॉन्ड लगा लो ना, चोरी का डर ना कुछ, क्यों नहीं लगाते फिर भी लोग? गोल्ड क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि लोग ब्लैक का पैसा गोल्ड में लगाते हैं। चक्कर ये है, जो गोल्ड बॉन्ड लोगे वो तो सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएगा, अभी कितने के गोल्ड बॉन्ड लिए, व्हाइट मनी दिखानी पड़ेगी। और ये जो बिस्किट ले लेके रख लेते हैं, जो 100 ग्राम वाला 7 लाख का, 14 लाख लगाने हैं तो 2 बिस्किट लेके रख लिए, वो ब्लैक का पैसा लगा लेते हैं लोग, पता नहीं लगता। और संभालना ब्लैक का पैसा और भी आसान, नोट संभालने मुश्किल है, दिमाग लग जाएगा और भी दिक्कत है, और उठा के ले जाने भी मुश्किल है। लेकिन गोल्ड का बिस्किट इतना क्या, 100 ग्राम का, 3-4 जेब में डाले कहीं मर्जी चला गया बंदा, उठा के लेने के भागना आसान है ना। गोल्ड लोगों को प्यार है, कहता है बैंकों में पड़े पैसे का क्या बैंक फेल हो सकते हैं, ये बॉन्ड बॉन्ड का क्या सरकार हाथ खड़े कर दे। श्रीलंका की तरह दिवालिया हो गया देश, पैसे गए सारे बैंकों वाले, और ये बॉन्ड बॉन्ड और ये इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी। बंदा कहता है गोल्ड कहाँ जाएगा, वो तो मेरे घर में पड़ा है, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वो भी जेब में डाल के तो भाग लूंगा गोल्ड। तो गोल्ड से प्यार बहुत है लोगों को। सारा इंपोर्ट हो रहा है अपने, और करेंसी जा रही है, हमारे पास कहाँ गोल्ड है, सारा इंपोर्ट ही हो रहा है, बड़ी करेंसी आउटफ्लो हो रहा है इंडिया से। चलो, गोल्ड बॉन्ड में 10,000 से कम इंटरेस्ट आएगा तो टीडीएस नहीं कटेगा किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को। नेक्स्ट, एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये ना 54 ईसी में आया था कि आप इसमें पैसा लगा दो तो ईसी मिल जाएगी, आया था ना।
तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाना है, तो वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन या रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में पैसा लगाओगे, उस पे थोड़ा बहुत ही इंटरेस्ट आता है, ज्यादा नहीं, जो आता है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। कौन से? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो बॉन्ड हैं खरीदोगे, उस पे इंटरेस्ट पूरा घर आएगा, टीडीएस नहीं कटेगा। मैं ये नहीं कह रहा टैक्स माफ है, इनकम में जुड़ेगा पर कट के नहीं आएगा, पहले पूरे पैसे घर आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज विच इज पेबल टू एलआईसी, जीआईसी और इट्स सब्सिडरीज। ये जैसे जीआईसी की सब्सिडी नहीं है, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, है ना, ये 3-4 सब्सिडी। एलआईसी क्या करता है? आपसे पैसे इकट्ठा करता है। जीआईसी क्या करता है? आपसे पैसे इकट्ठा करता है, जब डेथ होगी तब देगा या मैच्योरिटी पे देगा, टिल देन पैसा पड़ा है, वो पैसे को आगे इन्वेस्ट कर देते हैं ये, और उससे क्या कमाते हैं? इंटरेस्ट, पैसा बढ़ता रहता है, तो ही तो आपको बोनस देते हैं बढ़ा के। एलआईसी को इंटरेस्ट आएगा, जीआईसी को किसी भी से बंदे से भी इंटरेस्ट आएगा, तो टीडीएस सामने वाला नहीं काट सकता। मान लो रिलायंस में पैसा लगा दिया डिवेंचर में एलआईसी ऑफ इंडिया ने, रिलायंस एलआईसी को पूरा इंटरेस्ट देगी, टीडीएस नहीं काटेगी। क्लियर? जीआईसी को, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ये कंपनी है ना, न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस, 4 सब्सिडी है। न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटेड और यूनाइटेड, इनको इंटरेस्ट आएगा तो पूरा पैसा घर आएगा इनके, एलआईसी के, जीआईसी के, टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर है? टीडीएस कटता कब है? सुनो, टीडीएस कटता कब है? जब बुक्स में एंट्री हुई या जब एक्चुअल पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। मान लो सामने वाली कंपनी ने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री 31 मार्च 24 में कर दी, लेकिन पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, टीडीएस मार्च 24 में काटो। अगर पेमेंट पहले कर दी ड्यू डेट से, तो टीडीएस पहले काटो। वैसे 99% क्या चांस है पेमेंट बाद में होगी। कंपनी इंटरेस्ट की एंट्री कर देगी, क्या? इंटरेस्ट काउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लायबिलिटी में दिखाएगी, पेमेंट अगले साल कर देगी, कैश की शॉर्टेज है। तो इनकम टैक्स कहता है विच एवर इज अर्लियर है, जब कंपनी ने बुक्स में एंट्री डाली या जब आपको एक्चुअल पेमेंट दी, विच एवर इज अर्लियर। तो नॉर्मली 99% अर्लियर क्या होगा? बुक्स में एंट्री। तो टीडीएस उसी वक्त काटो, देते रहना तुम बाद में बाकी पैसे, बंदे को बाकी पैसे बाद में दे देना। क्लियर? कई बार ना कंपनी ना एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के लिए ना एक अलग अकाउंट बना लेती हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल लेती हैं अलग से, ये सारी लाइबिलिटीज जो खर्चे हैं, लाइबिलिटीज भैया सस्पेंस में डाल लो या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से डाल लो, बुक्स में एंट्री तो की ना आपने, माना ना कि हाँ ये खर्चा देना है, टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड, टीडीएस काटना पड़ेगा। क्लियर? तो ये नीचे बताया गया है कि भाई बुक्स में एंट्री होगी ना, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया ना, खर्चा डेबिट इंटरेस्ट टू पे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कह लो या इंटरेस्ट पेबल कह लो, या इसे किसी सस्पेंस अकाउंट में डालो, कोई मर्जी नाम दो, एंट्री होगी बुक्स में, टीडीएस काटना बनता है। कितने %? 10%। पैन नहीं देगा तो 20%। सिर्फ एक वाइडली हेल्ड कंपनी रेजिडेंट इंडिविजुअल एचएफ को अकाउंट पे ही चेक से 5,000 तक का इंटरेस्ट दे तो टीडीएस नहीं काटेगी। प्राइवेट कंपनी 5,000 से कम देगी, टीडीएस काटेगी? हाँ, सरकार टीडीएस काटती नहीं। हाँ, वो 7.75% या 8% बॉन्ड है स्पेशल, उसमें 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट आएगा तो टीडीएस कटेगा। कोई भी कंपनी एलआईसी को, जीआईसी को इंटरेस्ट पे करेगी तो टीडीएस नहीं काटेगी। ठीक? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से इंटरेस्ट आता है या रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से इंटरेस्ट आता हो तो बिना टीडीएस काटे आएगा। नेशनल डिफेंस बॉन्ड या नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट बिना टीडीएस काटे आएगा। 7 ईयर एनएससी 4th इश्यू पे भी बिना टीडीएस काटे इंटरेस्ट आएगा घर पे। क्लियर? पर मान लो कुणाल को 8,000 इंटरेस्ट एक कंपनी से आना है, कुणाल कहता है आई एम रेजिडेंट, तो कंपनी कहती है पर इंटरेस्ट तो ओवर 5,000 है, टीडीएस कटेगा तेरा 800 रुपए।
पर एक तरीका है, एक 15G या H फॉर्म आता है। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो 15G, सीनियर सिटीजन हो तो 15H। पैन नंबर के साथ 15GH फॉर्म भर के सामने वाली कंपनी में जमा करवा दो कि सर मेरी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से कम है। न्यू रिजीम 3 और ओल्ड 2.5, उससे कम है सर। आई हैव इनकम लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, so please TDS is not to be deducted as I have no taxable income including that interest. Otherwise we have to file interest return of income to claim TDS refund. Please TDS is not to be deducted, नहीं काटेंगे। सही है। देखो छोटी इनकम वाला ऐसे ही TDS कट जाएगा उसका बेचारे का, फिर वो रिफंड मांगता फिरेगा। बैंकों में लोग 15GH अच्छे बैंक वाले तो खुद भर लेते हैं सामने वाले का पैन नंबर लेके, पर पैन के बिना 15GH फॉर्म नहीं भरा जा सकता। सामने वाले के पास क्या हो, पेई के पास पैन। 15GH फॉर्म एक डिक्लेरेशन है कि मेरी इनकम 2.5 लाख 3 लाख से कम है, बेसिक एग्जम्पशन से कम है, दैट्स व्हाई TDS इज नॉट टू बी डिडक्टेड, नहीं कटेगा TDS। फॉर्म जमा करा दो। और ये जितने भी 15GH फॉर्म आते हैं ना, कंपनी इनको आगे फॉरवर्ड कर देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगले महीने की 7 तारीख को। अप्रैल में जितने भी 15GH फॉर्म आए 7 मई तक, मई वाले 7 जून तक कहां भेज देगी, इनकम टैक्स में। सर ये देखो इस पैन नंबर वालों ने हमें क्या दिया है, डिक्लेरेशन की TDS ना काटा जाए। अब आप देखो हम TDS काट नहीं रहे। कल को पैन नंबर से इनकम टैक्स ने चेक किया, बंदा रिटर्न भर रहा है 6 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की, और वो TDS के लिए 15G जमा करा गया, तो ये फ्रॉड है, एक्शन हो सकता। तो आप 15GH ऐसे ही ना भरे, तब भरे जब आपकी इनकम लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो बने। क्लियर। तो कंपनी नहीं, कंपनी फर्म को तो टैक्स लगता ही लगता है, बेसिक एग्जम्पशन है ही नहीं। तो ये 15GH फॉर्म बेसिकली किनके लिए है, इंडिविजुअल HUF AOP जिनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है 2.5 लाख की 3 लाख की, उनके लिए। क्लियर। ये चीज अगर आपकी डिक्लेरेशन झूठी मिली तो TDS का रूल है 20% TDS काटा जाए बंदे का, कल को एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट 194 सेक्शन, क्या 194 कहता है TDS ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डोमेस्टिक कंपनियां आपको डिविडेंड देंगी तो क्या काटेंगी, TDS। फॉरेन की कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो फॉरेन की सरकार को TDS जमा कराएगी। हम क्यों पढ़े उसे, इंडिया के अंदर तो हम उन कंपनी का पढ़ेंगे जो कौन है, डोमेस्टिक। इंडिया की कंपनीज डोमेस्टिक या फॉरेन की कंपनी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक इफ उनका मीटिंग, उनका डिविडेंड डिक्लेरेशन मेंबर का पूरा रिकॉर्ड कहां हो, इंडिया में, तो देन फॉरेन कंपनी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक कंपनी इंडिया में किसी को डिविडेंड पे कर रही है तो कितना TDS काटेगी, वही 10% TDS का रूल है। पे पैन नहीं देगा तो कितना काट लो, 20%। तो रेजिडेंट को देखो, फॉरेनर के लिए 195 सेक्शन है, इसलिए ये सारे सेक्शन में क्या लिखा गया है, रेजिडेंट। सैलरी में सबके लिए, जो इंडिया में नौकरी लग गया वो नॉर्मली क्या होएगा, रेजिडेंट ही होएगा। हाँ, लेकिन इंडिया की कंपनी की नौकरी फॉरेन में कर रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट होके भी इंडिया की नौकरी कर रहा है, इंडिया सरकार की नौकरी कर रहा है तो TDS काटेंगे। यानी रेजिडेंट चाहे नॉन रेजिडेंट, सैलरी की पेमेंट होगी सबका TDS का सेक्शन 192, लेकिन इंटरेस्ट रेजिडेंट के हैं। नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सा सेक्शन है, पेई अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए सेक्शन है 195। रेजिडेंट को डिविडेंड दे रही है कंपनी, कौन सा डिविडेंड, जो एज यूजुअल हर साल डिविडेंड देती है वो, या फिर सेक्शन 222 ABCDE वाला था ना, डीम्ड डिविडेंड, याद होगा अदर सोर्सेज में पढ़ा था, कौन सा, ये डिविडेंड है डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड। इन पे TDS काटना है 10%। क्लियर। नेक्स्ट, नहीं कटेगा TDS इंडिविजुअल का। कब नहीं कटेगा, डिविडेंड इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश एंड डिविडेंड का अमाउंट 5,000 से ज्यादा ना हो तो। अगर आपको 2,000 रुपए डिविडेंड कैश में दिया तो TDS कटेगा 10%, लेकिन कैश नहीं दिया, कैसे, कैश कहां देती है कंपनी, डिविडेंड देती है कैश, कैसे आते हैं, अकाउंट में आता है या चेक वगैरह आते हैं। और वो डिविडेंड किसी भी इंडिविजुअल को आए और डिविडेंड का टोटल फाइनेंशियल ईयर में 5,000 से ज्यादा ना हो। मुझे टोटल एक कंपनी 4,000 डिविडेंड दे रही है तो पूरा 4,000 मेरे अकाउंट में आ जाएगा।
कैश दे रही है 4,000 तो टीडीएस कटेगा 10%। कैश तो देती नहीं कंपनी। यानी सीधी सी बात, अगर आप इंडिविजुअल है, आपको चेक वगैरह से, आपके अकाउंट में यूपीआई वगैरह से डिविडेंड का पैसा आता है 5,000 तक का, तो टीडीएस नहीं कटेगा। 6,000 है तो कटेगा 10%, 600 रुपए। वही छोटी पेमेंट को माफ कर दिया, सीधी सी बात है। वही इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5,000 तक अकाउंट पे ही चेक से रेजिडेंट को आता है। तो यहाँ पे रेजिडेंट वर्ड भी नहीं, कोई भी मत ना हो, उसे 5,000 इंडिविजुअल को इंटरेस्ट डिविडेंड देना है, अदरवाइज देन कैश, तो टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट, टीडीएस प्रोविजन नहीं लगेंगे। डिविडेंड अगर किसको मिल रहा है, वही एलआईसी, जीआईसी और उनकी सब्सिडरी को, और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडेड द शेयर आर ओन्ड बाय देम और दे हैव फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑन शेयर। सीधी सी बात है, एक एलआईसी, जीआईसी वाले या कोई अदर इंश्योरर जैसे कि बजाज अलायंस, मेट लाइफ, एचडीएफसी प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ है और आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल, ये भी तो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। इन्होंने पैसा लगाया है किसी कंपनी के डिवेंचर में या फिर शेयर में। इनको डिवेंचर पे इंटरेस्ट आए बिना टीडीएस काटे आएगा, शेयर पे डिविडेंड आए बिना टीडीएस काटे आएगा। क्लियर? कोई ऐसा ट्रस्ट है स्पेशल इसी पर्पज इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो टीडीएस नहीं कटेगा, कितना मर्जी आ जाए। देखो नीचे नोट भी है कि भाई कोई लिमिट नहीं है, 25,000 आए चाहे 5 लाख डिविडेंड आए, चाहे इंटरेस्ट आए 193 में 194 कहता है जितना मर्जी डिविडेंड आए, एलआईसी को, जीआईसी को, अदर इंश्योरेंस कंपनी को, किसी भी कंपनी से कितना मर्जी डिविडेंड आए, टीडीएस काटे बिना आ जाएगा। क्लियर? 194 खत्म, समझ आ गया? हाँ, एक इंडिविजुअल को 5,000 तक का डिविडेंड आता है और वो भी कैश की बजाय कैसे किसी अदर मोड से आता है, चेक वगैरह और यूपीआई, माफ। लेकिन इंडिविजुअल के अलावा किसी को आता है जितना थोड़े से थोड़ा आए तो भी टीडीएस है 10%। लेकिन एलआईसी, जीआईसी, अदर इंश्योरेंस कंपनी को डिविडेंड आए जितना मर्जी आए, कोई टीडीएस नहीं। इसकी भी वही बात है, बुक्स में एंट्री एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज, उस पे इस पे टीडीएस है। क्लियर? चले आगे। 194A सेक्शन क्या कहता है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी नहीं है, जैसे बैंक के अंदर एफडी करवा दी मैंने, वो डिवेंचर बॉन्ड नहीं है ना। बैंक में आरडी करवा दी, पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट होती है ना, हर महीने पैसे जमा होते हैं, या मंडी में किसी को कर्ज दे दिया मैंने, उस पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस पे टीडीएस का रूल सेक्शन 193 में नहीं। ये 193 में तो स्पेशल वर्ड है क्या, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिबेंचर बॉन्ड। ये डिबेंचर बॉन्ड को छोड़ दो, बाकी कोई भी इंटरेस्ट होगा वो किस में सेक्शन में कवर है, 194A। मंडी में एक बंदा आया मुझे बाजार का, कहता है सुमित सर मेरे को 3 लाख रुपए का लोन दे दो, मैं साल का आपको 12% इंटरेस्ट दे दूंगा। मैंने दे दिया, 3 लाख का 12% कितना हो गया, 36,000। वो मुझे 36,000 देगा तो मेरा टीडीएस काटेगा 10%, कितने रुपए, 3600 रुपए। लेकिन अगर इंटरेस्ट 4,045 हुए, जाने दो, मार्केट में 5,000 तक के इंटरेस्ट पे टीडीएस काटने का रूल नहीं है। समझ गए? जैसे कंपनी 5,000 तक के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काट रही, रेजिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ ऐसे डिविडेंड पे नहीं कट रहा, ऐसी मार्केट में किसी को लोन दिया है आपने, उसका इंटरेस्ट 5,000 तक का है तो टीडीएस नहीं कटेगा, पूरे पैसे दे देगा। और 5,000 से ऊपर है, 5500 है तो 550 टीडीएस कटेगा। पर टीडीएस काटने वाले की पोजीशन देखो क्या है। टीडीएस वही काट सकता है इंडिविजुअल एचयूएफ अगर उसकी पिछले साल सेल 1 करोड़ से ज्यादा हो या प्रोफेशनल फीस 50 लाख से ज्यादा हो। सुनो सेक्शन 194A, eligible payer who can deduct TDS। कौन एलिजिबल पेयर, कौन से जो टीडीएस काट सकते हैं, वो कौन से एलिजिबल पेयर हैं जो टीडीएस काट सकते हैं? एक इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ दो, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, यानी फर्म हो गया,
कंपनी होगी ऑलवेज, ऑलवेज लाइबल, ऑलवेज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। इनको कंपनी फर्म को हमेशा टीडीएस काटना है, लेकिन एक इंडिविजुअल एचयूएफ कब टीडीएस काटेंगे? इंडिविजुअल एचयूएफ काटेंगे, लाइबल हैं, लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। ये टीडीएस काटेंगे इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 उनकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा हो या फी प्रोफेशनल फीस 50 लाख से ज्यादा हो, देन ओनली यू आर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, अदरवाइज नहीं। मंडी में मैंने 3 लाख लोन दिया, सुमित ने लोन किसको दिया? मंडी में रमेश कुमार एंड सन्स प्रोप्राइटर, इनको मैंने लोन दिया, सुमित ने लोन दिया 5 लाख एट द रेट 12% पर annum। इंटरेस्ट कितना बन गया साल का? 60। ये मेरे को 60 देंगे ना, टीडीएस काटेंगे कि नहीं चेक कर लो पहले। ये प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल है, इनकी सेल प्रीवियस ईयर 22-23 में इनकी टर्नओवर ही 95 लाख थी, 1 करोड़ से कम थी ना, दे आर नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। ये मुझे कितने पैसे दे देंगे? पूरे 60। अगर इनकी सेल मैं कह दूं 125 लाख थी, 1 करोड़ से ज्यादा थी, यस, अब ये काटेंगे, टीडीएस काटेंगे। कितना? 60,000 का 10% कितना काट के देंगे? 6। मेरे को कितना देंगे? 54,000। समझ आया? सही है। छोटा मोटे टर्नओवर वाले, छोटी दुकान वाले को टीडीएस की पता ही नहीं रूल, टीडीएस काट लेगा, गलत काट लेगा, फिर जमा नहीं करा पाएगा सिस्टम से। भाई छोटे व्यापारी को क्यों फंसाते हो टीडीएस के पंगे में? उसको टीडीएस काटना नहीं आता, काटेगा फिर टीडीएस की रिटर्न भरेगा, दुकान छोटी सी है। तो वही इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस काट सकते हैं जिनकी पिछले साल 22-23 प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो, या प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, एडवोकेट ऐसी है, फीस 50 लाख से ज्यादा हो, then you are liable to deduct TDS, otherwise you are not eligible to deduct TDS। लेकिन फर्म कंपनी को हमेशा ही क्या काटना है? TDS। उनको बड़ा सेसी मानता है इनकम टैक्स। और करंट ईयर की सेल नहीं देखनी। अगर ये रमेश कुमार एंड सन्स की सेल करंट ईयर 23-24 में 1 करोड़ से कम में मत देखो, अगले साल तुम TDS नहीं काटोगे, ठीक है ना? 24-25 प्रीवियस ईयर में। लेकिन 23-24 में टीडीएस काटना है कि नहीं, उसके लिए सेल किस साल की देखनी है? टर्नओवर बीते साल 22-23 या फीस बीते साल। समझ आया? हु इज एलिजिबल? और टीडीएस कब काटना है? वही बुक्स में एंट्री और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी का क्या रूल है? पढ़ लो। हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस? कहता है इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के बाकी लोग ऑल एसएससी टीडीएस काटेंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ कब काटेंगे? जब 22-23 की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा उनकी, या फीस 50 लाख से ऊपर हो तो। सही है? बोलो।
चलो 194A चल रहा था कि पिछले साल आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो या फीस 50 लाख से ज्यादा, देन यू आर एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस। ठीक है, यहां 1 करोड़ है। वैसे तो 44AB सेक्शन में सीलिंग अलग अलग है। अगर 5% से ज्यादा आपकी रिसीट एंड पेमेंट कैश में नहीं है तो आपको 10 करोड़ तक भी ऑडिट की जरूरत नहीं है। वो एक अलग बात है, 5 करोड़, 10 करोड़, 44AD, 3 करोड़ तक भी है, 2 करोड़ तक भी है, वो एक अलग बात है। हम तो बस एक सीलिंग बना दी कि भैया हाई स्टेटस बड़ा सेसी जिसकी टर्नओवर 22-23 में 1 करोड़ से ज्यादा हो या फीस 50 लाख से ज्यादा हो, वो आदमी टीडीएस काटेगा। एक सीलिंग बना दी इन्होंने। ठीक है, चलो उसके बाद पैन नहीं देगा तो कितना टीडीएस काट लेना, 20, वैसे 10 है। नेचर ऑफ पेमेंट बता दिया, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी का सेक्शन तो कौन सा है, 193। ये तो हो गया बैंकों की एफडी का ब्याज, आरडी का इंटरेस्ट, पर्सनल लोन जो मार्केट में दे देते हैं आप किसी को, उसका इंटरेस्ट एटसेट्रा, उसके ऊपर टीडीएस का रूल है। एग्जम्पशन कब नहीं कटेगा टीडीएस, बताया वही कि अगर आपको इंटरेस्ट मार्केट में 5,000 तक का आता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। किससे आता है इंटरेस्ट, बैंक से नहीं, वो रूल अलग है। बैंक का रूल अलग है, बैंक पोस्ट ऑफिस का। ये तो क्या है, मार्केट में आप लोन देते हो उस पे इंटरेस्ट सामने वाला दे रहा है, बड़ी दुकान वाला। सामने वाले की सेल पिछले साल 15 करोड़ है, टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल है, पर आपको इंटरेस्ट ही 4500 रुपए का दे रहा है तो बिना टीडीएस काटे दे देगा। 5,000 से ज्यादा नहीं है, इस वजह से 4500 रुपए घर आ जाएंगे, आप इनकम में जोड़ के टैक्स खुद भर लेना अगर बनेगा तो। क्लियर। लेकिन बैंकों के केस में 40,000 तक सीनियर सिटीजन को, 50,000 तक टीडीएस नहीं काटते बैंक वाले। और ये 40,000 कैसे देखना है, सीबीएस सिस्टम है आजकल, कोर बैंकिंग सिस्टम। क्या सीबीएस लिखा है नोट्स में, सुन लो, सीबीएस। आजकल जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप सिरसा में ब्रांच, आप एक मान लो इलाहाबाद में, एक डबवाली में, आपने 3 जगह एफडी करवा दी। स्टेट बैंक डबवाली में, स्टेट बैंक इलाहाबाद, स्टेट बैंक सिरसा। वो बैंक आपस में जुड़े हुए हैं सारी ब्रांचेस कोर बैंकिंग सिस्टम से, तो वो जोड़ के देख लेंगे सभी ब्रांचेस का। 40,000 से ऊपर एक ही आदमी का इंटरेस्ट बनेगा तो टीडीएस काटेंगे, वरना नहीं काटेंगे। क्लियर। तो सीनियर सिटीजन का कब काटेंगे टीडीएस, वो 50,000 से ऊपर होगा सारी ब्रांचेस का जोड़ के तो काटेंगे, वरना। बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले या पोस्ट ऑफिस वाले यूं देखते हैं, सारी एफडी आरडी का इंटरेस्ट सभी ब्रांचेस का मिला के 40 से कम है तो टीडीएस नहीं, सीनियर सिटीजन में 50 के केस में नहीं है। एक स्पेशल है इंटरेस्ट एफडी का या आरडी का, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट और डिपॉजिटर ऑफ फंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ। कई बार ना कोई पैसा ऐसा होता है जो जिसका डिस्प्यूट चल रहा है, ये पैसा किसको जाएगा, फिलहाल वो पैसा सरकार अपने कब्जे में ले लेती है जब तक फैसला ना हो जाए। जिसका राइट है उसे दे देंगे। बड़े डिस्प्यूट होते हैं, बड़े लोग ऐसे हैं। अब मान लो रतन टाटा साहब हैं, इनकी प्रॉपर्टी है, कुआरे हैं, प्रॉपर्टी की वसीयत कर गए तो ठीक, ना कर गए तो बाद वाले पैसा किसको मिलेगा। लड़ाइयां चलती हैं परिवारों में, लड़ाइयां चलती हैं ना परिवारों में। अब राजेश खन्ना साहब हैं, अपने एक्टर, एक्सपायर हो गए, उनका बंगलो, उनका प्रॉपर्टी, डिवोर्स थी वो वाइफ तो डिवोर्स ले गई थी। अब वो उसकी प्रॉपर्टी पे हक किसका होगा, वाइफ तो वाइफ है नहीं, बच्चे तो उनके साथ वाइफ के साथ रहते थे। डिस्प्यूट चला। और बड़ी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनका वारिस आगे कोई सिलेक्टेड नहीं होता, विल वो करके नहीं गए, इंसान को पता ही नहीं होता भी जाना है दुनिया से, कर लेंगे तभी क्या है, लेकिन अचानक डेथ होगी तो उस पैसे का डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, मेरे को मिलेगा, वो कहता है मेरे को मिलेगा। तो उस केस में कोर्ट कहता है जी एक बार तो स्टे लगा दो, किसी को ना दो, और ये पैसा फिलहाल एफडी करवा देगा कोर्ट, उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा उस पे टीडीएस नहीं है। वो एफडी किसके नाम से है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट और डिपॉजिटर ऑफ फंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की परमिशन से कोर्ट के नाम से पैसे जमा हुए हैं या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम से जमा हुए हैं, उस पे इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर। कब कटना चाहिए, ये पुराना रूल है भाई, कब पेमेंट होगी,
या बुक्स में एंट्री विच एवर सबूत के तौर पे कौन सा फॉर्म देंगे? 16 है। ये बैंक वाला नोट दोबारा देख लो, बैंक से आता है। अब बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह पोस्ट ऑफिस से आता है। क्या कोर बैंकिंग सिस्टम है? ये रहा सीबीएस। क्या? सीबीएस। फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? कोर बैंकिंग सिस्टम। यस, कहता अगर कोर बैंकिंग सिस्टम है तो सभी ब्रांचेज का 40-50 हजार से ऊपर, सीनियर सिटीजन 50, अदरवाइज 40। कोर बैंकिंग नहीं है, बढ़िया है, फिर तो हर ब्रांच अपना सोचेगी 40,000, बढ़िया है। आज की डेट में बता दूं, अभी तक बैंकों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अब आपको एफडी करवानी है, पता क्या किया करो? थोड़े कैनरा में करवा दो, थोड़े स्टेट बैंक में करवा दो, थोड़े पीएनबी में करा दो, सारे एक जगह जरूर कराने हैं। मान लो 10 लाख रुपए करवाना है, 8% इंटरेस्ट 80 जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। आप 10 लाख के 2 पार्ट कर दो ना, या 3 पार्ट कर दो, थोड़ा पीएनबी, थोड़ा कैनरा, थोड़ा स्टेट बैंक या एक्सिस। सबसे 30-30 हजार आ रहा है, 20-20 हजार आ रहा है, तो टीडीएस कटेगा ही नहीं। लेकिन जिस दिन बैंकों का भी सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट हो गया, उस दिन यहां लिखेगा सभी बैंकों का मिला के। पर जब लिखने का फायदा क्या, जब अभी तक ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन एक बैंक का आपस में ब्रांचेस के बीच में तो है, हाँ है, कोर बैंकिंग है, तो सभी ब्रांचेस का मिला के 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। और अगर कोर बैंकिंग नहीं है, बड़े कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनका आपस में बैंकों का कोई कनेक्शन नहीं है, ब्रांचेस का, हर ब्रांच अपना सोचेगी 40,000 से ऊपर इंटरेस्ट है तो टीडीएस काटेगी, वरना नहीं। एक पब्लिक कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए प्रोवाइड करना, ठीक, तो सभी ब्रांचेस का मिला के 5,000 से ज्यादा है तो टीडीएस है, और 5,000 से कम है तो टीडीएस। अगर कोर बैंकिंग सिस्टम है तो सभी का मिला। यानी आपने एक ऐसे बैंक में जमा, ऐसी कंपनी में पैसा जमा करवाया है जिसका मेन काम क्या है? फाइनेंस करना हाउसिंग के लिए। वो पैसा ले रही है आपसे, आपको इंटरेस्ट दे रही है। देखो, जिस बैंक का मेन, जिस कंपनी का मेन काम ही क्या हो, हाउसिंग फाइनेंस करना, लोन देना, उससे अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है 5,000 से ज्यादा, 40 का रूल नहीं है उस केस में, क्या है, 5,000 का रूल है, टीडीएस कटेगा। और कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो उस कंपनी की हर ब्रांच का इंटरेस्ट देखो 5,000 से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा, वरना। यानी बैंक वाले कब काटते हैं टीडीएस? 40 से ऊपर, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का 50 से ऊपर। लेकिन जो हाउसिंग फाइनेंस करने वाली कंपनीज हैं वो जमा लेती भी हैं और आगे देती भी हैं। लेंगी नहीं तो देंगी कैसे? उस केस में 5,000 रुपए पे ऊपर टीडीएस 10% काटेंगे, वरना नहीं। नेक्स्ट, सेविंग अकाउंट पे टीडीएस नहीं है, चलो बढ़िया बात है। आपको कि सर हम तो बच गए, हमने तो अभी तक ज्यादातर पैसा सेविंग अकाउंट में डाला हुआ है, इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं। सेविंग में कोई ज्यादा रखता है क्या? वैसे बहुत कम रखते हैं लोग, पता क्यों? सेविंग में इंटरेस्ट मिलता ही बहुत थोड़ा है, कुछ 3-4%। एफडी पे मिल जाएगा 7-8%। सेविंग में क्यों रखोगे आप? सेविंग में तो वो पैसा रखा जाता है, भी जरूरत पड़ती रहती है बीच बीच में, तो कौन एफडी कैंसिल करवाएगा? तो सेविंग में इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं है। तो बचा कौन सा बैंक का ब्याज? आरडी पे या एफडी पे। 40 से ऊपर सभी ब्रांचेस का मिला के कोर बैंकिंग सिस्टम में टीडीएस कटेगा 10%। सभी ब्रांचेस का मिला के 38,000 है तो टीडीएस नहीं। कोर बैंकिंग नहीं तो हर ब्रांच वाइज देखा जाएगा, 40,000 से ऊपर इंटरेस्ट है तो टीडीएस कटेगा, वरना। और अगर हाउसिंग फाइनेंस करने वाली कंपनी में पैसा जमा कराया आपने, 5,000 तक का सभी ब्रांचेस का मिला के इंटरेस्ट है तो टीडीएस कटेगा 10%, वरना नहीं। अगर कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, नो, तो हर ब्रांच वाइज 5,000 से ऊपर देखा जाएगा। सेविंग अकाउंट पे टीडीएस नहीं। पर बड़ी सारी एग्जम्पशन दी गई हैं। सेक्शन 194 ए कहता है टीडीएस नहीं कटेगा। क्या क्या? पार्टनरशिप पार्टनर को इंटरेस्ट देगी तो कोई टीडीएस नहीं। पार्टनरशिप में पार्टनर पैसा लगा देता है ना, लोन दे देता है, कैपिटल दे देता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, लोन पे मिलता है, जितना मर्जी मिल जाए, कोई टीडीएस नहीं। आपको जी 12%, वो एक अलग बात है, 40B सेक्शन है, 12% से ज्यादा फर्म आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकती, वो एक अलग मुद्दा है। 12 दे, 8 दे, 25 दे, जितना मर्जी दे, टीडीएस नहीं काटेगी। पूरे पैसे घर आएंगे पार्टनर के। नेक्स्ट, माफ है, मतलब उस पर इंटरेस्ट की इनकम माफ नहीं, टीडीएस माफ है, टीडीएस ना काटा जाए। पार्टनर को 25,000 रुपए पार्टनरशिप से आया इंटरेस्ट लोन, पूरा 25 घर आ जाएगा।
टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक अपने मेंबर को इंटरेस्ट देता है, इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। देखो कहता अदर देन कोऑपरेटिव बैंक, दैट इज इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव बैंक टू इट्स मेंबर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। कोऑपरेटिव बैंक समझते हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी? सारे लोग मिलके पैसा लगाते, जरूरत हुई तो ले भी लेते हैं, फालतू है तो दे भी देते हैं। नाम से क्लियर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी किस लिए? कोऑपरेशन के लिए, मेन एम पैसा कमाना नहीं होता। जैसे व्यापारी लोग मिलके एक सोसाइटी बना ले, भैया अपने को जरूरत पड़ती रहती है पैसे की तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, जिसके पास फालतू है सोसाइटी को दे देगा, सोसाइटी उसे इंटरेस्ट दे देगी, जिसको जरूरत है सोसाइटी से ले लेगा, सोसाइटी उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी। तो इंटरेस्ट लिया और दिया थोड़ा ही जाता है, इसमें हेल्प करना मेन पर्पज है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही, कोऑपरेटिव बैंक भी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक नहीं खुले हुए जगह जगह, मंडी में भी, ये फ्लाईओवर के नीचे भी था कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली क्या होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव बैंक अपने मेंबर को इंटरेस्ट देते हैं तो वो तो टीडीएस काटेंगे, बैंक नहीं बनाया, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है आपकी, बैंक में कन्वर्ट नहीं किया, तो अपने मेंबर को इंटरेस्ट देगी तो टीडीएस नहीं काटेगी। कोऑपरेटिव बैंक टू अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टिल एग्जम्प्टेड। कोऑपरेटिव बैंक अपने मेंबर को इंटरेस्ट देगा तो टीडीएस काटेगा, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देगा तो टीडीएस नहीं काटे। सीधी बात है। कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट टू मेंबर, टीडीएस काटेगा? यस काटेगा। कोऑपरेटिव बैंक टू अदर, इंटरेस्ट टू अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक अपने मेंबर को कुछ इंटरेस्ट देगा तो टीडीएस काटेगा, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देगा तो टीडीएस नहीं काटेगा। कोई और अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट टू इट्स मेंबर देगी तो उस पे कोई टीडीएस नहीं काटेगी, नो टीडीएस। समझ गए? अपने आस पड़ोस किसान लोग भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, दूध बेचने वाले भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं कि भैया इकट्ठा करके बेचेंगे तो थोड़ा फायदा ज्यादा होगा। बड़े शहरों में, शहर के आउटर एरिया में हाउसिंग सोसाइटी बनी होती है, वहां मान लो 200 घर हैं, वो सोचते हैं जी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी? हम लोग उस, जैसे फ्रूट वेजिटेबल खरीदना है, सोसाइटी खरीद लेगी, हम मेंबर खरीद उस सोसाइटी से खरीद लेंगे थोड़े महंगे। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम पैसा कमाना नहीं होता। ऐसी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी मेंबर से पैसा लिया, उस पर इंटरेस्ट दे रही है तो पूरा इंटरेस्ट दे देगी, कोई टीडीएस नहीं काटेगी। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक अपने मेंबर को इंटरेस्ट देंगे, टीडीएस काटेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट देंगे तो टीडीएस नहीं काटेंगे। ठीक है, ये कहा गया। और देखो कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पेयर है, अगर ये ऊपर पड़ा अपने मेंबर को इंटरेस्ट देगी तो टीडीएस नहीं काटेगी ना कोऑपरेटिव सोसाइटी। अबव एग्जम्पशन ऑफ टीडीएस विल नॉट बी अवेलेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी अभी मैं कह रहा था कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस नहीं काटती ना, लेकिन एक्सेप्शन काटेगी। कब? अगर टोटल सेल कोऑपरेटिव सोसाइटीज की 50 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल, 22-23 में उनकी सेल क्या है? 50 करोड़ से ज्यादा। एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट देना है मेंबर को वो 50,000 रुपए से ज्यादा देना है सीनियर सिटीजन को, बाकियों को 40 से ऊपर, तो टीडीएस काटेगी। समझ गए? यानी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली तो इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटती जनरली, लेकिन इफ सेल ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 एक्सीड 50 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेड या पेबल इज ग्रेटर देन टू
2 मेंबर्स, 40,000 अदर पर्सन, सीनियर सिटीजन कितना 50, तो टीडीएस काटेगी। इस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी टीडीएस काटेगी। टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड। टीडीएस के रूल लग जाएंगे। क्लियर? एक छोटी मोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर को इंटरेस्ट देगी तो टीडीएस नहीं काटेगी। कोऑपरेटिव बैंक मेंबर को देगा इंटरेस्ट तो टीडीएस काटेगा। कोऑपरेटिव बैंक दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देगा, टीडीएस नहीं काटेगा। बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर को इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर देती है तो टीडीएस काटेगी, बट कंडीशन इज दैट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर कौन सा 22-23 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ग्रेटर देन 50 करोड़, तो टीडीएस काटने की लायबिलिटी है। नेक्स्ट, अगर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर किसी कोर्ट का ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, अग्रीगेट किसी को साल में 50,000 से ज्यादा नहीं मिल रहा, ऐसा है कई बार ना कोर्ट फैसला सुनाता है, मोटर व्हीकल एक्ट एक्सीडेंट हुआ किसी बंदे का, वो बंदा मर गया, उसके परिवार को कंपनसेशन दिलवा रहा है कोर्ट, और वो लेट हो गया, कोर्ट केस चलता रहा और लेट होने पे उस पर क्या दिलवाएगा कोर्ट? इंटरेस्ट। अगर 50,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा, सामने वाला पे कर देगा पूरा इंटरेस्ट बिना टीडीएस काटे। रूटीन से अलग है, रूटीन तो है नहीं ये। नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड में कोई टीडीएस नहीं करता। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है? वही डिस्काउंट पे इश्यू किए, कल को पेमेंट किस पे हो रही है? पार। आज इश्यू कर दिया 80 रुपए, कल को पेमेंट हो रही है पार पे 100 रुपए, तो 20 रुपए का डिफरेंस वो इंटरेस्ट ही है, उस पे टीडीएस नहीं। अगर वो किसने इश्यू किए जीरो कूपन बॉन्ड? इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल वाली या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल्ड बैंक, यानी ये जीरो कूपन बॉन्ड किसी बैंक ने इश्यू किए। बैंक को पैसे की जरूरत नहीं, 1 लाख जीरो कूपन बॉन्ड इश्यू कर दिए बैंक ने, 80 रुपए के या 85 रुपए के हिसाब से देगी कल कितने 100 रुपए, तो वो जो डिफरेंस एक्स्ट्रा दे रही है दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। शेड्यूल्ड बैंक टीडीएस नहीं काटेगा, पब्लिक कंपनी भी टीडीएस नहीं काटेगी, माफ है, पूरे दे दो। प्राइवेट कंपनी काटेगी टीडीएस, हाँ ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम करने वाली कंपनियां भी टीडीएस नहीं काटेंगी, पूरे पैसे दे देगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड बाय एनी पर्सन। अब सुनो, पीयूष ने बैंक से लोन ले लिया, 12 लाख का लोन ले लिया बैंक से पीयूष ने, और पीयूष बैंक को क्या है, मान लो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, और इधर कौन है? पीयूष। पीयूष ने बैंक से लोन लिया 15 लाख रुपए का लोन एट द रेट 10% पर annum। कितना इंटरेस्ट देना आपने? 1.5 लाख। बैंक को कितना इंटरेस्ट देना? 1.5। पीयूष कहता नाउ इट्स माय टर्न, मैं डिडक्ट करूंगा 10% टीडीएस बैंक का। नहीं नहीं नहीं, अपनी वो पोजीशन नहीं है वैसी। वी आर नॉट एलिजिबल टू डिडक्ट इन टीडीएस ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू बैंक। हम बैंकों का, एलआईसी का हम नहीं टीडीएस काट सकते। पीयूष कहता क्यों? मैंने पिछले साल एफडी करवाई थी, बैंक वालों ने मेरा टीडीएस काटा, मैं काटूंगा टीडीएस। सामने वाला कहता तू नहीं काट सकता टीडीएस। कहता क्यों? मेरी सेल दुकान की 3 करोड़ है पिछले साल, 1 करोड़ से ज्यादा है, मैं एलिजिबल हूं। है तो एलिजिबल, पर ये स्पेशल एग्जाम्पशन में है कि हम बैंकों को इंटरेस्ट दें, एलआईसी को इंटरेस्ट दें, तो हम बैंकों का, एलआईसी का टीडीएस नहीं काट सकते। मत काटना टीडीएस। क्या बैंकों को लोन का इंटरेस्ट दे रहे हो? सोसाइटी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एलआईसी को, यूटीआई को अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो टीडीएस नहीं काटेंगे। ठीक। इंश्योरेंस का काम करने वाले, वो तो पहले भी आ चुका है डिविडेंड में। अगर इंटरेस्ट बैंक किसको दे रहा है? एलआईसी को, जनरल इंश्योरेंस को, अदर इंश्योरेंस का काम करने वाले किसी को, तो टीडीएस नहीं कटेगा। ये तो पहले भी आ गया, 193 में भी आ गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू एलआईसी जीआईसी कोई टीडीएस नहीं, डिविडेंड पेड टू एलआईसी जीआईसी कोई टीडीएस नहीं, बैंक एफडी पे इंटरेस्ट दे रहा है एलआईसी जीआईसी को, कोई टीडीएस नहीं। नेक्स्ट, एफडी और आरडी को छोड़ के बाकी ब्याजों पे बैंक टीडीएस नहीं काटता, तो बाकी होते कौन से हैं? सेविंग अकाउंट ही होता है। नो टीडीएस ऑन
इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि इनकम टैक्स का टीडीएस कटाया आपका, अब टीडीएस रिफंड लेना है आपने, रिफंड लेने होने पे आपको इंटरेस्ट कितना देता है इनकम टैक्स? 6%। आपका टैक्स लेट हो गया, आपसे लेता कितना है? 12%। देता कितना है? 6। रिफंड पे जो इंटरेस्ट आए वो पूरा आएगा, उस पे कोई टीडीएस। मुझे 1.5 लाख रुपए का टीडीएस रिफंड आना है, जिसपे 12,000 का ब्याज भी दे रहे हैं, वो 12,000 का ब्याज पूरा घर आ जाएगा बिना टीडीएस काटे। इनकम टैक्स वाले टीडी इंटरेस्ट ऑन रिफंड पे टीडीएस नहीं काटते। इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड टू एओपी, बीओआई और क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड या हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली से, ऐसा है। कोई खास तरह के एओपी, बीओआई है या इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है क्या? नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। ये एनएसडीएस वाले क्या करते हैं? ये ना वो कोर्स करवाते हैं, लोगों को काम सिखाते हैं नौकरियां दिलवाने के लिए। आता है ना नेशनल स्किल डेवलपमेंट, ये फ्रेंचाइज कई जगह खुली थी, मोदी की फोटोएं लगी हुई थी, वो धीरे धीरे बंद हो गई सारी, वो बनी नहीं बात। उसमें सरकार ने ये कहा था कि ये टेस्ट होगा, जो टेस्ट पास होगा करेगा, हम उसको क्या करेंगे? कुछ स्कॉलरशिप देंगे प्लस सर्टिफिकेट देंगे, उससे वो क्या है नौकरी लगेगा, ये वो ऐसा एक प्रोग्राम चला था। मुझे लगता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट वाला ये फेल सा हो गया काम सारा, बंद बुंद हो गए वो सेंटर। क्योंकि उसमें पता क्या था कि स्टूडेंट से पैसे लेने नहीं, आपने सेंटर चलाओ, बच्चों को आप फ्री में ट्रेनिंग, कंप्यूटर ये वो सारी ट्रेनिंग दो, सिलाई के कोर्स ये वो, बच्चा पेपर में बैठेगा, बच्चा टेस्ट पास करेगा, बच्चे को इतनी स्कॉलरशिप और सेंटर वाले को इतने पैसे। लेकिन सेंटर वाले को मिलेंगे कब? जब वो बच्चा टेस्ट पास करेगा। वो टेस्ट ही नहीं पास करते थे। बच्चों का एडमिशन कर लिया टेस्ट के लिए सेंटर वाला ने, और वही फोन करके बुलाता था, ईशान भाई आजा, कुणाल क्यों नहीं आ रहा, तू आजा। कुणाल कहता मैं नहीं आता। कुणाल के पैसे तो लगे नहीं, आएगा क्यों? पैसे लगे तो बंदे को तकलीफ होती है, वेस्ट जा रहा है। वहां पैसे लगते नहीं थे, सेंटर वाले ने एडमिशन आपके क्यों किए थे कि तुम टेस्ट पास करोगे उसको भी कुछ मिलेगा। तुम तो क्या घर बैठ के टेस्ट क्या पास करने थे, और सेंटर वाले को कुछ बनता नहीं था। समझ गए? ये स्कीम इसलिए फेल हुई, वरना सरकार की स्कीम थी कि सेंटर वाला बच्चों को क्या देगा? फ्री में एजुकेशन, उस स्कीम में, और सरकार क्या देगी बच्चों को? स्कॉलरशिप। लेकिन ये मिलेगा सब कुछ कब? जब वो टेस्ट पास होगा, और टेस्ट पास होने के लिए बच्चे एग्जाम ही नहीं दे रहे थे, पैसे लगे नहीं हुए थे, उन्होंने वैसे ही शौक में फॉर्म भर दिया, बाद में आना ही छोड़ गए। तो सेंटर वाले को कुछ बनेगा नहीं। चलिए, सेंटर वाले को तो तब बनता जब सरकार कहती जितने एडमिशन होंगे तू ले ले, पर स्टूडेंट पैसे। फिर देखो कितने एडमिशन वो घर से उठा उठा के लोगों के फॉर्म भरवा देते। भैया तू ना चाहे फॉर्म तो भर, मेरे को पैसे तो आएंगे, आधे तेरे को दे दूंगा। अब सरकार ने कह दिया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बनेंगे, पास करो, इसलिए फ्लॉप हुआ। चलो, अगर आपका एओपी बीओआई किसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड या हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फंड जो है हुडको, उससे रजिस्टर्ड है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है कहीं से, तो बिना टीडीएस काटे। जैसे एलआईसी जीआईसी वालों को इंटरेस्ट आता है तो सामने बैंक वाले टीडीएस नहीं काटते ना, वैसी एनएसडीएस के अंडर अप्रूव्ड या अर्बन या हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रजिस्टर्ड, किसी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड किसी एओपी बीआई को इंटरेस्ट आएगा तो बिना टीडीएस काटे आएगा, काम कम आता है। ज्वाइंट नेम से है, सुनो, ज्वाइंट नेम से है ना, अगर बैंक में हस्बैंड वाइफ ने एफडी कंबाइन करवाई तो बैंक को बताना पड़ता है, सर हम दो लोग का पैन नंबर ये है और दोनों का आधा आधा हिस्सा है, तो आप उस हिसाब से टीडीएस काटना। भाई मान लो सारा ब्याज आया 50,000, 25,000 हस्बैंड का, 25 वाइफ का, तो टीडीएस नहीं काटेगा ना। ना बताया आपने पैन नंबर अलग अलग ऐसे, तो वो जिसका नाम पहले है ना, सारा इंटरेस्ट उसका ही गिन लेगा बैंक और टीडीएस काट लेगा। जैसे मान लो हस्बैंड का नाम है अर्जुन, वाइफ मिसिज अर्जुन, दोनों का संजय एफडी है, इंटरेस्ट 50,000 आया, अर्जुन के पैन नंबर पे काट लेगा 50,000 का 10% बैंक, कितने? 5,000। इसलिए बैंक को पहले से बताना चाहिए कि हम दोनों का पैन नंबर ले लो और अलग अलग इनकम ट्रीट करना,
आधी आधी ऐसे, नहीं तो बैंक टीडीएस काट लेगा एक का ही। ठीक है, ये डिडक्शन कब काट करनी है ये मैंने बता दी। माइनर बच्चे का टीडीएस कट रहा है तो माइनर के पास पेन नहीं है तो पापा को अपना पेन दे देना चाहिए, क्योंकि कल को रिफंड लेना है तो बच्चे की इनकम किस में जुड़ेगी बिना मेहनत वाली। कौन सा सेक्शन था? 64(1)(a) क्लबिंग का था ना, 64 सब सेक्शन 1A। बच्चे की बिना मेहनत वाली इनकम, तो इंटरेस्ट तो बिना मेहनत का ही होता है। किस में जुड़ेगा? मदर फादर हु हैव ग्रेटर इनकम। मान लो पापा की इनकम ज्यादा है तो पापा की इनकम में जाके इंटरेस्ट जुड़ना है। बच्चे का बैंक वाले टीडीएस काटने लगे क्योंकि इंटरेस्ट 40 से ज्यादा था, तो पैन नंबर किसका दे देना चाहिए? पापा का, क्योंकि वो इनकम किस में जुड़नी है? उसके पापा में। तो टीडीएस का रिफंड भी कौन लेगा? उसके पापा लेंगे। तो उन्हें पैन नंबर अपना दे देना चाहिए, वरना पंगे पड़ेंगे। क्लियर? पैन उसका दे दो जिसमें बच्चे की इनकम क्लब होनी है। अब सुनना एक क्वेश्चन, सेक्शन इलस्ट्रेशन 7A क्या कहना चाह रहा है यहां पे? देखो, एग्जामिन करो टीडीएस के रूल। क्या? 1 अक्टूबर 23 को हरीश 45 साल का है, 6 महीने की एफडी करवाई उसने। कब करवाई? 1 अक्टूबर को 6 महीने की एफडी करवाई। 9% साल का ब्याज है किसी कोऑपरेटिव बैंक में। 31 मार्च को एफडी पूरी होगी, पूरी होना होगा में क्या इंटरेस्ट तो 6 महीने का कितना बनेगा? बनाना 10 लाख का 9%, 10 लाख का 9%, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 45। तो 45 तो एग्जम्पशन से बाहर हो गए। 40,000 तक ना कटता, कटेगा टीडीएस। कितना कटेगा बोलो? 45,000 का 10%, 45। समझ आया? आगे चलो। 1 जून को मिस्टर गणेश 49 ईयर का है, 9 मंथ्स की एफडी करवा देता है 3 लाख रुपए की 9%। 1 जून वाली एफडी कब पूरी हो जाएगी? 1 मार्च को हो जाएगी ना पूरी। 1 जून से 9 महीने 1 मार्च को पूरे हो जाएंगे। 31 मार्च तक तो 10 महीने हो जाते हैं, 1 मार्च तक। कितना इंटरेस्ट लगेगा? कहता है 3 एफडी है, 3 एफडी, 3-3 लाख की ईच। एक एफडी 3 एफडी है, 9% इंटरेस्ट। एक तो द्वारका ब्रांच में है, दूसरी जनकपुरी में और तीसरी रोहिणी में। XYZ बैंक है और इस बैंक में कौन सा सिस्टम अडॉप्टेड है? सीबीएस। 28 फरवरी कह लो या 1 मार्च को एफडी पूरी होगी तीनों। लगाना तीनों का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 3 लाख की कितनी एफडी है? 3 एफडी, 9 लाख हो गया। 9 लाख पे इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 9% पर annum। और 9 महीने का इंटरेस्ट बनाना कितना बनता है? कितना बनेगा? चालीस हजार से ऊपर हो गया ना, टीडीएस कटेगा। सही है, 10% टीडीएस कटेगा। 40,000 से ऊपर हो गया तीनों ब्रांचों का मिला के। तीनों ब्रांचों में सीबीएस सिस्टम ना होता तो तीनों ही ना काटते टीडीएस, क्योंकि इंडिविजुअली 40 से ज्यादा नहीं हुआ। सेक्शन 193, ये भी सेक्शन 193 एफडी। आगे चलो। 1 अक्टूबर को राजेश ने 1 साल की आरडी करवाई, 2 लाख रुपए महीना, 8% पर annum पे। आरडी कब पूरी होगी? 31 मार्च। अब इसका ना इंटरेस्ट गिनना पड़ेगा आपको। 2 लाख का 8% इतने महीने का, फिर 2 लाख करवाएगा, उस पर कितने महीने का लगेगा? पहले वाले पे 1 अक्टूबर को करवाएगा तो 6 महीने का लगेगा, अगले 2 लाख पे 5 महीने का लगेगा, अगले 2 लाख पे 4 महीने का, अगले 2 लाख पे 3 महीने का, अगले 2 लाख पे 2 महीने का, अगले 2 लाख पे 1 महीने का। ऐसे ही होगा ना, हर महीने 2 लाख जमा करवाते हैं 1 अक्टूबर से शुरू करके। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट, फिर अगले 2 लाख पे 5 महीने का इंटरेस्ट। ऐसे अगर ये इंटरेस्ट कहता है आरडी 31 मार्च 24 को क्या हो जानी है?
मैच्योर हो जानी है। 194 कहता है कि इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। गिन लोगे इंटरेस्ट कितना बनेगा, गिन के देखें पहले 2 लाख पे कितना बनेगा। नौ हजार। अगले वाले पे कितना बनेगा बनाना, कितना बन जाएगा 7500, 7500, फिर 6000, फिर 4500, फिर 3000। जो 1 मार्च को करवाएगा, 1 मार्च को 2 लाख रुपए करवाएगा, उस पे तो 1 महीने का ही बनेगा। जो 1 मार्च को 2024 को करवाएगा तो 2 लाख पे 18,000, 1500 रुपये बनेगा। टोटल करना कितने रुपए हो गए ये, इकतीस 500 बन रहे हैं। ये 2,500 रुपये कह रहा है। अच्छा इंटरेस्ट 8 है, मैंने 9 कर दिया क्या, 8% है। अच्छा तो फिर ये 9,000 9% है तो 8% के हिसाब से तो 8,000 बनेगा। ये 7509 के हिसाब से 8 के हिसाब से तो 6667 बनेगा। अब जोड़ो 8,6667 सही है। वो मैंने 9 कर दिया था, ये ज्यादा बन गया था क्योंकि ये 30,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब 40,000 से कम है ना तो टीडीएस नहीं कटेगा। बोलो कोई डाउट। पल्लवी बैंक लिमिटेड ने 23,000 रुपये इंटरेस्ट दिया है मिस्टर ए को, रेजिडेंट इंडियन को। कौन सी ब्रांच, चेन्नई ब्रांच का। 22,000 दिया बेंगलोर ब्रांच का। 23 और 22 कितना हो गया 45। 40 से ऊपर होगा टीडीएस कटेगा। अगर कोई कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो नहीं कटेगा टीडीएस। इंडिविजुअली 40,000 से कम में देखना पड़ेगा। कोर बैंकिंग सिस्टम है, अगर कोर बैंकिंग नहीं तो कोई टीडीएस नहीं। 40,000 पर ब्रांच देखो। अगर कोर बैंकिंग सिस्टम है तो मिला के सभी का 40,000 से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा। क्लियर, बोलो पढ़ लोगे। नेक्स्ट एक ब्रेक लेते हैं, अगला